1990 के दशक के आखिर का बैंगलोर आज जैसा नहीं था। ये वो बैंगलोर नहीं था जिसे आज हम जानते हैं। आईटी हब बनने की रफ्तार तब शुरू ही हुई थी, शहर धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन पुलिसिंग अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही थी। और इसी शहर में अलग अलग इलाकों में अलग अलग वक्त पर कुछ ऐसी मौतें हो रही थीं जिन पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ना कोई हंगामा, ना कोई बड़ा शोर। महिलाएं अचानक बीमार पड़ती थी और फिर कुछ ही घंटों में दम तोड़ देती थीं। कई बार मौत मंदिर के पास होती तो कई बार घर में। इन मौतों में एक बात कॉमन थी, ये सभी मौतें नेचुरल नहीं बल्कि हत्याएं थीं। कौन था इन हत्याओं के पीछे जिसके खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? आज के इस एपिसोड में हम देश की पहली महिला सीरियल किलर की बात करेंगे, जिसके राज खुले तो सब हैरान हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। बेंगलोर में कत्ल का सिलसिला जब शुरू हुआ तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर इन्हें साधारण प्राकृतिक मौतों की तरह देख रहे थे। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं अकेली थीं, सामाजिक तौर पर कमजोर थीं और किसी न किसी तरह की मानसिक या आर्थिक परेशानियों से गुजर रही थीं। और एक चीज थी जो बहुत बाद में सामने आई कि लगभग हर मामले में शरीर से सोने के गहने गायब थे। लेकिन भारत जैसे देश में जहां मौत के बाद गहने रिश्तेदारों में बंट जाते हैं या परिवार खुद उतार लेता है, इसे कभी चोरी की तरह देखा ही नहीं गया। इन्हीं कत्लों के बीच एक नाम सामने आया, केडी केम्पम्मा। बाहर से देखने पर एक बिल्कुल आम औरत, ना कोई बड़ी पढ़ाई, ना कोई ऊंचा रुतबा। कर्नाटक के एक छोटे से इलाके में जन्म, कम उम्र में शादी, जो शादी जल्द ही टूट गई और पति से अलग होने के बाद जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। ना स्थायी काम, न नियमित आमदनी। और समाज में ऐसी महिलाओं को अक्सर सहानुभूति तो मिलती है लेकिन सम्मान नहीं। लेकिन केम्पम्मा सिर्फ हालात की शिकार नहीं थी, वो हालात को पढ़ना जानती थी। धीरे धीरे उसने एक नई पहचान बनाई, मंदिरों में जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी और बन गई साधारण साड़ी पहनने वाली एक औरत। दिखने में बिल्कुल हार्मलेस, माथे पर सिंदूर, हाथ में फूल और बातों से काफी धार्मिक। मंदिरों में ऐसी महिलाओं पर कोई शक नहीं करता। खासकर दूसरी महिलाएं, दुखी और परेशान औरतों को ऐसा लगता है कि सामने बैठी ये औरत उन्हें समझती है और उनकी तकलीफ जानती है। और यहीं से केम्पम्मा ने अपना सबसे बड़ा हथियार तैयार किया, भरोसा। वो मंदिरों में घंटों बैठती, लोगों को देखती, सुनती और समझती। कौन अकेली है, कौन पति से परेशान है, कौन बीमार है, किसे पैसों की तंगी है और कौन किसी मनौती के सहारे जी रही है। फिर वो बहुत धीरे धीरे बात शुरू करती, फिर हालचाल, फिर सहानुभूति और फिर एक धार्मिक सलाह। बातों में कोई जल्दबाजी नहीं, ना कोई दबाव, बस इतना कहना कि भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन एक खास पूजा करनी होगी और उस पूजा के लिए खास प्रसाद चाहिए। यही प्रसाद उसकी सबसे खतरनाक चाल थी। केम्पम्मा प्रसाद में साइनाइड मिलाती थी, और साइनाइड कोई आम जहर नहीं होता। ये बहुत तेज असर करता है और शरीर में जल्दी फैलता है, और यदि सही जांच ना हो तो दिल का दौरा या अचानक मौत जैसा लगता है। वो जानती थी कि एक धार्मिक माहौल में प्रसाद खाने के बाद अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो कोई तुरंत जहर की बात नहीं सोचेगा। लोग इसे भगवान की मर्जी, बीमारी या किस्मत मान लेंगे। पहली कुछ मौतें इसी तरह हुई, एक मंदिर, एक पूजा, एक प्रसाद और फिर कुछ ही घंटों में मौत। केम्पम्मा हर बार मौके से गायब हो जाती। मरने वाली महिला के गहने वो पहले ही किसी बहाने उतरवा लेती थी या फिर बाद में उठा लेती थी। ये गहने उसके लिए पैसे थे और पैसा उसके लिए अगला कदम। पुलिस के लिए ये सब अलग अलग घटनाएं थी। कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था, ना एक जगह, ना एक समय और ना एक जैसी पहचान। और सबसे बड़ी बात, कोई शिकायत करने वाला भी नहीं था। जिन परिवारों ने अपनी महिलाओं को खोया, उनके पास न संसाधन थे, न ताकत कि वो पुलिस पर दबाव बना सकें। और ऐसा ही होता है, सिस्टम भी ऐसे मामलों को जल्दी निपटाने में ही अपनी सहूलियत समझता है।
लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए मौतों की संख्या बढ़ती गई। कुछ डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में अजीब बातें नोटिस की। कुछ मामलों में शरीर में जहर के लक्षण दिखे, लेकिन पुख्ता जांच नहीं हो पाई। फॉरेंसिक सिस्टम तब इतना मजबूत नहीं था कि हर केस की गहराई से जांच हो सके। कई बार तो शवों का पोस्टमार्टम ही ठीक से नहीं हुआ, और जहां हुआ भी वहां रिपोर्ट्स फाइलों में दबकर रह गई। साल 2000 आते आते पुलिस के कुछ अधिकारियों को पहली बार शक हुआ कि ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ पुराने केसों को फिर से देखा गया। जब फाइलें खोली गईं तो एक डराने वाली बात समानता के साथ सामने आने लगी। ज्यादातर मामलों में मरने वाली महिलाएं मंदिर से जुड़ी हुई थीं। मौतें अचानक हुई थी और कुछ रिपोर्ट्स में साइनाइड की मौजूदगी का जिक्र था। अब सवाल उठने लगा, इतना साइनाइड आखिर आ कहां से रहा है और कौन है जो इसे इस तरह इस्तेमाल कर रहा है। जांच आगे बढ़ी, लेकिन आरोपी तक पहुंचना आसान नहीं था। केम्पम्मा हर बार अपनी पहचान बदल लेती थी। कहीं वो मलिका बन जाती तो कहीं कोई और नाम, कभी साध्वी जैसा रूप तो कभी आम गृहिणी। ना कोई पक्का पता, ना कोई स्थायी काम। मंदिर, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगहें उसके ऑपरेटिंग एरियाज थे। 2006-2007 आते आते पुलिस पर दबाव बढ़ गया। मीडिया ने सवाल पूछने शुरू कर दिए तो कुछ मामलों ने परिवारों ने खुलकर शिकायत की। तब जाकर जांच को एक दिशा मिली। पुलिस ने मंदिरों के आसपास पूछताछ तेज की। कुछ लोगों ने एक ही औरत का जिक्र किया जो अक्सर महिलाओं से बात करती थी, पूजा और प्रसाद की बात करती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। सारी कड़ियां एक ही औरत से जुड़ रही थीं। नाम बताया गया, मलिका। और अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि ये कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर है, और वो भी ऐसी जो भरोसे, धर्म और समाज की कमजोरी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल वही था कि वो है कहां और उसे कैसे पकड़ा जाए। सबको एक ही डर था, कहीं वो फिर से किसी और महिला को अपना शिकार बनाने तो नहीं निकली। क्योंकि एक बात तो तय थी, जब तक मलिका आजाद है तब तक अगली मौत कब और किसकी हो जाए किसी को नहीं पता। पुलिस के सामने पैटर्न क्लियर हो चुका था कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक सिलसिलेवार अपराध है और कातिल को ढूंढना आसान नहीं है। मंदिरों में आने जाने वाली सैकड़ों महिलाओं में से किसी एक को पहचानना बेहद मुश्किल था। ऊपर से वो ना तो मोबाइल इस्तेमाल करती थी और ना कोई बैंक अकाउंट, पूरी तरह ऑफ ग्रिड। जांच टीम ने अब अपना तरीका बदला। उन्होंने पुराने मामलों की जगह पुराने लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। मंदिर के पुजारी, फूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, पास के दुकानदार, सबको बुलाकर पूछताछ हुई। सवाल एक ही था, क्या आपने किसी ऐसी महिला को देखा है जो अक्सर अकेली औरतों से ही बात करती हो, पूजा का सुझाव देती हो और खुद प्रसाद बांटती हो? शुरू में जवाब बिखरे हुए मिले। किसी ने कहा हाँ तो कोई कहता नहीं, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न उभरने लगा। सभी लोग एक बात पर तो सहमत थे कि एक मध्यम उम्र की महिला, साधारण कपड़ों में, धार्मिक बातों में माहिर और बहुत मीठी जुबान वाली। कोई उसे मल्लिका कहता, कोई उसे लक्ष्मी तो कोई अम्मा। यानी नाम अलग अलग लेकिन पहचान एक, और बताया गया हुलिया भी एक जैसा। पुलिस को अब एहसास हो गया था कि ये औरत जानबूझकर नाम बदलती थी ताकि कोई सुराग न रहे, और इसी दौरान एक केस ने पूरी तरह जांच की दिशा बदल दी। एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी, लेकिन इस बार वो मरी नहीं। उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया। हालत गंभीर थी लेकिन उसकी जान बचा ली गई, और डॉक्टरों ने जब जांच की तो शरीर में साइनाइड के लक्षण साफ दिखे। यही वो मोमेंट था जहां पुलिस को पहली बार एक ऐसा शख्स मिला जो केम्पम्मा का शिकार था और उसकी मौत नहीं हुई थी। उस महिला ने बयान दिया, बताया कि मंदिर में एक औरत मिली थी जिसने पूजा का सुझाव दिया, प्रसाद दिया, और खाने के कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने महिला का हुलिया बताया और इस तरह पहली बार आरोपी महिला का स्केच बनाया गया। तस्वीर अखबारों में छपी, मंदिरों के आसपास लगाई गई और यहीं से साइनाइड मल्लिका एक्सपोज हो गई। लेकिन वो इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं थी। अखबार उस तक पहुंच चुके थे और उसे अंदाजा हो गया था कि पुलिस अब उसके करीब है, और उसने अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए। बेंगलोर से बाहर आसपास के इलाकों में वो जाकर छुपने लगी। लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती।
एक दिन उसने भी वही गलती की जो ज्यादातर सीरियल किलर्स कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। एक महिला से बातचीत के दौरान उसने जल्दी भरोसा बनाने की कोशिश की, जल्दी प्रसाद दे दिया और महिला को शक हो गया। उसने वो प्रसाद नहीं खाया और पुलिस को तुरंत सूचना दे दी। पुलिस ने तुरंत इलाके में निगरानी बढ़ाई और कुछ घंटों के भीतर ही एक संदिग्ध महिला को पकड़ लिया गया। वही हुलिया, वही अंदाज और वही चाल, वो वही थी जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। गिरफ्तारी के वक्त वो बिल्कुल शांत थी, न रोना न चिल्लाना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस ने नाम पूछा और उसने अलग नाम बताया। पुलिस को ये पता था कि ये कातिल बेहद शातिर है। महिला पुलिस ने उसकी तलाशी ली और फिर तलाशी में जो मिला उसने सारी कहानी खोल दी। उसके पास से साइनाइड की गोलियां मिली, साथ ही मिली नगदी और गहने। अब थाने में पूछताछ शुरू होती है और शुरुआत में उसने सब नकार दिया। बोली, मैं पूजा पाठ करने वाली औरत हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने रखे गए उसकी बातों की इमारत ढहने लगी। आखिरकार उसने कबूल करना शुरू किया, एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों हत्याएं। और यहीं पहली बार पुलिस और मीडिया को एहसास हुआ कि मामला जितना सोचा गया था उससे कहीं बड़ा है। ये सिर्फ चोरी या धोखाधड़ी नहीं थी, ये एक सीरियल किलिंग थी, और वो भी एक ऐसी महिला द्वारा जो समाज में सबसे भरोसेमंद दिखने वाली जगहों का इस्तेमाल कर रही थी। देश में ये पहली बार था कि कोई महिला सीरियल किलिंग कर रही हो। और अब उसने ये बताया कि उसने साइनाइड कैसे हासिल किया। शुरुआत में वो इसे छोटे उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के तौर पर खरीदती, वो भी पहचान छुपाकर अलग अलग जगहों से। उसने ये भी बताया कि वो अपने शिकार को कैसे चुनती थी। अकेली, कमजोर, इमोशनली ब्रोकन महिलाएं जिनके पास ज्यादा सवाल पूछने की ताकत नहीं होती। पुलिस के लिए ये एक झटका था, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब गिनती शुरू हुई। कितनी हत्याएं? पहले 10, फिर 20, फिर 30 और आंकड़ा यहां रुका नहीं। कुछ मामलों में सबूत भी नहीं थे, लेकिन पैटर्न एक जैसा था और अंत में अनुमान लगाया गया कि संख्या 40 से ज्यादा हो सकती है। अब केस कोर्ट में आ गया। मीडिया ने नाम दे दिया साइनाइड मल्लिका, लेकिन उसके पीछे छुपी कहानी उतनी सीधी नहीं थी। वो कोई साइकोपैथ नहीं थी जो बिना वजह मार रही थी। उसके बयान से साफ था कि उसके अंदर गुस्सा था, समाज से, हालात से और अपनी जिंदगी से। लेकिन ये गुस्सा मासूम लोगों पर निकला। ट्रायल के दौरान कई परिवार सामने आए, रोते हुए और ये सवाल पूछते हुए कि मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरी बहन को तुमने क्यों मारा। जवाब किसी के पास नहीं था। अंत में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहरा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये केस सिर्फ एक महिला सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी भी है जिसने सालों तक इन मौतों को नजरअंदाज किया। और ये उस सच्चाई की कहानी है कि अपराध हमेशा चाकू या बंदूक से नहीं होता, कभी कभी वो फूल, प्रसाद और मीठी बातों के साथ आता है। जब साइनाइड मल्लिका उर्फ केम्पम्मा पुलिस हिरासत में थी, तब मामला सिर्फ एक सीरियल किलर की गिरफ्तारी तक नहीं रह गया था। ये अब एक बड़ा सवाल बन चुका था। सवाल ये नहीं कि उसने कितनी हत्याएं की, सवाल ये था कि वो इतने सालों तक कैसे बचती रही। इतने शव, इतनी मौतें और सिस्टम को भनक तक नहीं लगी, या लगी लेकिन किसी ने जोड़कर नहीं देखा। पुलिस रिकॉर्ड खंगाले गए, पुरानी केस फाइल्स दोबारा खोली गईं, तब पता चला कि पिछले कई सालों में अलग अलग थानों में दर्ज अचानक मौत, संभावित हार्ट अटैक, फूड पॉइजनिंग जैसे मामलों में एक अजीब समानता थी। ज्यादातर मंदिर या धार्मिक जगहों से जुड़ी घटनाएं थी, लेकिन हर केस अलग अलग थाने में दर्ज था। कोई साझा डेटाबेस नहीं, कोई पैटर्न पहचानने की कोशिश की ही नहीं गई। यही सिस्टम की सबसे बड़ी चूक सामने आई। अगर इन मौतों को एक जगह जोड़कर देखा जाता तो शायद ये सिलसिला बहुत पहले रुक सकता था। अचानक मौतों को अक्सर मेडिकल इशू मानकर फाइलें बंद कर दी जाती हैं, और मल्लिका इसी का फायदा उठा रही थी। उसने जानबूझकर वही जगह चुनी जहां भरोसा सवाल नहीं करता। मंदिर, पूजा और प्रसाद,
वहां कोई ये सोच नहीं सकता कि प्रसाद में आखिर जहर कौन मिलाएगा, और उसने यही भरोसा हथियार बनाया। उसने किसी को जबरदस्ती नहीं मारा, उसने किसी पर हमला नहीं किया, उसने बस इंतजार किया कि सामने वाला खुद भरोसा करे। पूछताछ में उसने बताया कि वो पहले हत्या के इरादे से नहीं निकली थी। शुरुआत में वो सिर्फ ठगी करना चाहती थी, अकेली औरतों से दोस्ती, भरोसा और फिर गहने लेकर गायब। लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। एक महिला ने उसे पहचान लिया था और इसी डर में उसने उसके प्रसाद में साइनाइड मिला दिया, जिसके बाद उस महिला की मौत हो गई। केम्पम्मा के वकील ने कोशिश की कि उसे मानसिक रूप से अस्थिर दिखाया जाए। कहा गया कि उसका अतीत मुश्किलों से भरा था, घरेलू हिंसा, धोखा, आर्थिक तंगी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, मुश्किल जिंदगी अपराध की छूट नहीं हो सकती। उसने योजनाबद्ध तरीके से हत्या की, बार बार की, और हर बार सबूत मिटाने की कोशिश की। ट्रायल पूरा होता है और फिर कोर्ट का फैसला आया, उम्र कैद। लेकिन फैसले के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। क्या उम्र कैद काफी थी? क्या सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी? क्या आगे ऐसा दोबारा नहीं होगा? इस केस के बाद कर्नाटक पुलिस ने कई बदलाव किए। अचानक मौतों की जांच के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए गए, फूड पॉइजनिंग के मामलों में केमिकल टेस्ट अनिवार्य किए गए, और मंदिरों और धार्मिक जगहों के आसपास निगरानी बढ़ाई गई। जब पुलिस ने साइनाइड मल्लिका की गिरफ्तारी के बाद साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करानी शुरू की, तो शुरुआत में एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि ये कोई क्लासिक साइको किलर नहीं थी। ना उसमें कोई गुस्सा था, ना कोई हिंसक अतीत, और ना खून को देखकर रोमांच। वो चिल्लाती नहीं थी, धमकाती भी नहीं थी, और ना ही हथियार दिखाती थी। वो बात करती थी, मुस्कुराती थी, भरोसा दिलाती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि मल्लिका में इंस्ट्रूमेंटल वायलेंस का पैटर्न था, यानी हिंसा उसके लिए भावना नहीं, साधन थी। वो किसी से नफरत में हत्या नहीं करती थी, वो हत्या करती थी क्योंकि उससे उसका काम आसान हो जाता था, पैसे और गहने। एक अफसर ने बाद में केम्पम्मा को लेकर एक बयान दिया था कि उसने कभी ये नहीं कहा कि उसे अफसोस है, उसने ये भी नहीं कहा कि उसे खुशी है। वो बस इतना कहती थी कि उसे ऐसा करना पड़ा। और यही लाइन जांच करने वाली टीम को परेशान करती थी। मनोवैज्ञानिक इसे मॉरल डिसएंगेजमेंट कहते हैं, यानी जब इंसान अपने काम को गलत मानना बंद कर देता है। मल्लिका अपने शिकार को इंसान की तरह नहीं देखती थी, वो उन्हें अवसर की तरह देखती थी। अकेली औरत, आसान भरोसा और कम सवाल। उसने अपने दिमाग में ये कहानी बना ली थी कि ये दुनिया मुझे धोखा देती आई है और अब मेरी बारी है। पूछताछ में उसने कई बार बताया कि मंदिर में मिलने वाली महिलाएं भोली थीं। उसने ये शब्द इस्तेमाल किया जैसे वो खुद उनसे ज़्यादा समझदार हो। यही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उसे खतरनाक बनाता है। वो खुद चालाक नहीं, बल्कि बाकियों को बेवकूफ़ मानती थी, और जब अपराधी ऐसा सोचने लगे तब वो खुद को कभी पकड़े जाने लायक नहीं मानता। एक और दिलचस्प बात सामने आई, मल्लिका ने कभी अपने शिकार से लंबी दोस्ती नहीं रखी। सब कुछ जल्दी होता था, पहचान, भरोसा और फिर अंत। क्योंकि लंबे रिश्तों में जोखिम होता है, सवाल पूछे जा सकते हैं, चेहरे याद रह सकते हैं, और इस तरह उसने अपने अपराध को भी एफिशिएंट बनाया था। कम समय, कम भावनाएं और कम निशान। साइनाइड का चुनाव भी कोई इत्तेफाक नहीं था। यह जहर तेज है, असरदार है और अक्सर हार्ट अटैक जैसा दिखता है। उसने इसे सीखकर इस्तेमाल किया। पहले वो सीखती थी, प्लान करती थी और फिर एग्जीक्यूट करती थी। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी नोट किया कि उसे अपने शिकारों की संख्या याद नहीं थी, या शायद याद रखना जरूरी नहीं समझती थी। उसके लिए हर मौत एक अलग घटना नहीं थी, वो एक सिलसिले का हिस्सा थी, जैसे कोई रोज एक जैसा काम कर रहा हो। और यही वजह है कि वो कई बार नंबर पूछने पर कंधे उचका देती थी और कहती थी उसे नहीं पता। ये केस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें एक अनकंफर्टेबल सच दिखता है। हर सीरियल किलर हॉलीवुड जैसा नहीं होता। कई बार वो हमारे आसपास होता है, हमारे साथ लाइन में खड़ा होता है, हमारे साथ पूजा करता है,
और हम उसे इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम ये मानना ही नहीं चाहते कि कोई हमारे बीच ऐसा हो सकता है। मीडिया के लिए तो ये केस एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी था। कई चैनलों ने उसे भारत की सबसे खतरनाक महिला सीरियल किलर कहना शुरू कर दिया, तो कहीं उसे कोल्ड स्माइल वाली सीरियल किलर बताया गया, तो कहीं उसे शातिर दिमाग कहा गया। मीडिया कवरेज का फोकस ज्यादातर मल्लिका पर रहा, उसके कपड़े, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी चुप्पी। ये कम पूछा गया कि वो महिलाएं कौन थी जिनकी जान गई, उनके परिवार कैसे बचे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अदालत में भी मल्लिका का रवैया वही रहा, शांत और कम बोलने वाली, कोई नाटकीय बयान नहीं। और जब जज ने उसे पूछा कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है, तो उसने कोई सीधा जवाब ही नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि उसकी जिंदगी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। ये जवाब कई लोगों को चौंकाने वाला लगा। कुछ लोगों को लगा कि वो खुद को विक्टिम बता रही है, तो कुछ लोगों को लगा कि वो जिम्मेदारी से भाग रही है। अंत में इस केस ने एक अहम बहस भी छेड़ दी। क्या हमारी सामाजिक संरचना महिलाओं को इतना अकेला और असुरक्षित बना देती है कि कोई भी इस तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है, या फिर ये सिर्फ एक व्यक्ति की आपराधिक सोच का नतीजा है? तर्क दोनों तरफ से आए। कुछ लोगों ने सिस्टम को दोष दिया, तो कुछ लोगों ने अपराध को किसी सामाजिक कारण से सही ठहराना गलत माना। सच शायद दोनों के बीच कहीं था। इस केस ने पुलिस ट्रेनिंग पर भी असर डाला। साइनाइड जैसे जहर की पहचान, मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर अपराध के पैटर्न और सॉफ्ट टारगेट क्राइम्स पर नए मॉड्यूल जोड़े गए। यानी ऐसा अपराध जहां कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ भरोसे का फायदा उठाता है, और अपराधी को पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। और आखिर में सबसे अहम सवाल यही था, क्या ये सब रोका जा सकता था? जवाब आसान नहीं है, पर शायद हाँ। अगर शुरुआती मौतों को सीरियसली लिया गया होता, अगर हार्ट अटैक कहकर फाइल बंद ना की गई होती, और अगर समाज में अकेली महिलाओं की सुरक्षा को सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारी ना मानकर सामूहिक जिम्मेदारी माना गया होता। साइनाइड मल्लिका को लेकर जब जज ने फैसला सुनाया, तो उससे पहले लंबी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये केस सिर्फ हत्याओं का नहीं है, बल्कि भरोसे के दुरुपयोग का है। आरोपी ने जानबूझकर कमजोर, अकेली और धार्मिक महिलाओं को टारगेट किया है। उसने उनकी आस्था का इस्तेमाल किया, उनकी मदद की जरूरत को हथियार बनाया, और फिर बेहद ठंडे दिमाग से जहर दे दिया। कुछ मामलों में अलग अलग धाराओं के तहत सजाएं सुनाई गईं, जिन्हें साथ साथ चलने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये अपराध समाज के लिए खतरनाक है और इन पर सख्ती जरूरी है। साइनाइड मल्लिका ने उम्र कैद का जब फैसला सुना, तो ना वो रोई ना वो चिल्लाई, बस कुछ सेकंड्स तक सामने देखा और फिर नीचे नजर झुका ली। इसके बाद कोर्ट ने साइनाइड की बिक्री पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेकर गाइडलाइंस सख्त हुई। अचानक हुई मौतों को हल्के में न लेने की बात कही गई। मीडिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया। नए केस आए, नई हेडलाइंस बनी। साइनाइड मल्लिका का नाम भी वक्त के साथ आर्काइव में चला गया। लेकिन जिन शहरों, जिन मंदिरों और जिन गलियों में ये सब हुआ था, वहाँ आज भी लोग अजनबियों से बात करते वक्त थोड़ा रुकते हैं और थोड़ा सोचते हैं। क्राइम स्टोरीज का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि हम उन्हें सिर्फ मनोरंजन की तरह देखते हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे असली लोग होते हैं, असली नुकसान होता है और असली सीख होती है। सवाल तो ये है कि क्या हम उस सीख को अगली बार पहचान पाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस शो में हम आगे आपको इस तरह की और कहानियां सुनाएंगे, जिन्होंने क्राइम की पूरी सोच को बदल कर रख दिया। अपराध हमेशा किसी नई जगह नहीं होता, कई बार वो वहीं होता है जहां हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा नाम है अंकित और इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र ने, और कैमरे के पीछे थे एजाज, और आप देख रहे हैं जिस्ट। शुक्रिया।